हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमारा 70% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने वाहित मल उपचार को पूरा कवर किया था। अब हमारे इस चैप्टर का 30% टॉपिक और बचा है, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला है बायोगैस, जो इस वीडियो में होगा, और इसके आगे वाले वीडियोज़ में जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों को हम लोग कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अब शुरू कर रहे हैं बायोगैस, या इसे हम लोग हिंदी में जैव गैस या गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूं कि बायोगैस जो है, जैव गैस, वो कोई एक स्पेशल गैस नहीं है, ये गैसों का मिश्रण है। और अगर मैं बात करूं कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मीथेन। और अपना इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है गोबर गैस या बायोगैस से, कि जैव गैस या बायोगैस में कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है, तो वो है मीथेन। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भी उपस्थित होती है। तो बायोगैस या जैव गैस में गैसों का मिश्रण है। ये कौन कौन सी गैसें पाई जाती है इसमें? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और H2S। क्लियर है। इसके बाद जो है बात करें कि कोई भी गैस बनती है तो उसकी प्रकृति जो है वो कार्बनिक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे कि सूक्ष्म जीव जो है वो किस तरह के कार्बनिक पदार्थ की खपत करते हैं, उस पर निर्भर करती है कि गैस की प्रकृति क्या होगी। जैसे कि हमें अगर बायोगैस बनानी है तो हमारा कार्बनिक पदार्थ जो है वो सेल्यूलोज युक्त होना चाहिए, और सेल्यूलोज युक्त कार्बनिक पदार्थ पर जब अवायवीय रूप से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तब हमारी बायोगैस या जैव गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट अपना क्या है कि जब सूक्ष्म जीव किसी पदार्थ पर क्रिया करते हैं तो उत्पन्न गैस की प्रकृति सूक्ष्म जीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि कौन सी गैस बनेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूक्ष्म जीव किस तरह के कार्बनिक पदार्थ की खपत करते हैं। अगर सूक्ष्म जीव जो है वो सेल्यूलोज युक्त कार्बनिक पदार्थ की खपत करते हैं और अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं, किस तरीके से? अवायवीय रूप से, तब हमारी जो है कुछ गैसों का मिश्रण बनता है, जिसमें मुख्यतः मीथेन बनेगी। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है, और इन्हीं गैसों के मिश्रण को हम लोग बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि बायोगैस या जैव गैस को बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सा जीवाणु बायोगैस का फॉर्मेशन करता है? तो देखो, ये बैक्टीरिया अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? अवायवीय बैक्टीरिया। और इनके नाम क्या है? मेथेनोजेंस और मेथेनोबैक्टीरियम। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया बायोगैस या जैव गैस का फॉर्मेशन करते हैं? तो मेथेनोजेंस और मेथेनोबैक्टीरियम, जो कि अवायवीय तरह की बैक्टीरिया हैं। देखो दूसरा पॉइंट, जब कुछ जीवाणु सेल्यूलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, किस तरीके से? अवायवीय रूप से, यानी वहां पर ऑक्सीजन की पूरी तरीके से अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी। तो जब कुछ जीवाणु सेल्यूलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कुछ मात्रा, यानी थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं गैसों का मिश्रण जो है वो गोबर गैस या जैव गैस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अपना, गोबर गैस या जैव गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु जो है वो अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें मेथेनोजेंस और मेथेनोबैक्टीरियम सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद है अपना मेथेनोजेंस का आवास कैसा है, कि किस तरह के आवास में मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। तो पहला है पशुओं के आमाशय के रूमेन में पाए जाते हैं। जो रूमिनेट पशु है उनके रूमेन में जो है मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मेथेनोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो रूमिनेट जुगाली करने वाले पशु हैं उनके आमाशय के रूमेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा अवायवीय गाड्डे कीचड़ में पाए जाते हैं, पशु बाड़ा में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, और अवायवीय आपंक सहचित्र में पाए जाते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। देखो हम लोग बायोगैस या जैव गैस,
इसे हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ये गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रेजेंट होती है। जब सूक्ष्मजीव किसी पदार्थ पर क्रिया करते हैं तो उत्पन्न गैस की प्रकृति सूक्ष्मजीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कुछ जीवाणु सेलुलोज युक्त पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की थोड़ी मात्रा और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। इन गैसों का मिश्रण ही गोबर गैस या जैव गैस कहलाती है। अब बायोगैस या जैव गैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम, तो मेथेनोजेंस और मेथेनोबैक्टीरियम इंपॉर्टेंट है। मेथेनोजेंस और मेथेनोबैक्टीरियम ये अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया हैं। उसके बाद मेथेनोजेंस का आवास, तो मेथेनोजेंस का आवास में पशु, रूमिनेट पशु जो है उनके आमाशय के रूमेन में, अवायवीय गड्ढे कीचड़ में, पशु बाड़ा में, गोबर में और अवायवीय अपंग सहचित्र में। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो अपना गोबर गैस संयंत्र या जैव गैस संयंत्र, और इसके अंदर हम लोग बायोगैस का निर्माण करते हैं। और ध्यान रखना कि भारत के अंदर जो जैव गैस या गोबर गैस बनाने की तकनीक का विकास जो है सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा जो है भारत में सबसे पहले गोबर गैस या जैव गैस बनाने की तकनीक को विकसित किया गया। अब देखो ये जो जैव गैस संयंत्र है उसमें एक डाइजेस्टर लगा होता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। ये जो है ये है डाइजेस्टर। क्या है? डाइजेस्टर। और ये जो है सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है। और जो गोबर गैस संयंत्र है ये जो है 10 से 15 फीट गहरा होता है। कितना? 10 से 15 फीट गहरा होता है। कंक्रीट और सीमेंट का ये बना होता है। और इस डाइजेस्टर या टैंक के ऊपर एक गैस होल्डर लगा रहता है। ये है गैस होल्डर, गैस होल्डर। इसके ऊपर एक गैस होल्डर लगा होता है। जब इस डाइजेस्टर में जो कच्चे पदार्थ है उन कच्चे पदार्थों के थ्रू जो बायोगैस या गोबर गैस बनती है वो इस होल्डर में स्टोर हो जाती है। और इस होल्डर के ऊपर एक पाइप लगी रहती है जिसके द्वारा जो है वो गैस बाहर निकलती है। तो इस पाइप के थ्रू जो है वो गैस बाहर निकलती है। अब देखो ये जो जैव गैस संयंत्र है इसमें जो है जैव गैस बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ डाले जाते हैं उनके लिए एक इनलेट लगा होता है। ये है इनलेट। इस इनलेट के थ्रू जो है इसमें गोबर और जल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गोबर और जल कच्चे पदार्थ के रूप में। और ये जो है गोबर और जल डाइजेस्टर के अंदर आएंगे। यहां पर बायोगैस का फॉर्मेशन होगा और फिर जो है गैस तो होल्डर के थ्रू बाहर निकल जाएगी और जो अपशिष्ट बचेगा उसे हम लोग कहते हैं स्लज। क्या कहते हैं? स्लज। तो जो बायोगैस संयंत्र में बायोगैस बनने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे कहते हैं हम लोग स्लज। और उस स्लज को बाहर निकालने के लिए इसमें लगा होता है आउटलेट। क्या लगा होता है? आउटलेट। ये है आउटलेट। कच्चे पदार्थ जैसे गोबर, जल और कृषि अपशिष्ट डालने के लिए इनलेट लगा होता है। और जो अपशिष्ट बायोगैस बनने के बाद बचता है उस अपशिष्ट को हम लोग स्लज कहते हैं। इस स्लज को बाहर निकालने के लिए आउटलेट लगा होता है। क्या लगा होता है? आउटलेट, स्लज। ठीक है, तो ये है अपना जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र। अब देखो एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। गोबर गैस संयंत्र या जैव गैस संयंत्र 10 से 15 फीट गहरा होता है। गोबर गैस संयंत्र में सीमेंट तथा कंक्रीट से बना एक टैंक या डाइजेस्टर होता है जिसके ऊपर एक गैस होल्डर रखा होता है। ये डाइजेस्टर है, इसके ऊपर एक गैस होल्डर रखा होता है।
ठीक है। गैस होल्डर से गैस को बाहर निकालने के लिए इसमें एक पाइप जुड़ा रहता है। ये गैस होल्डर है, इसमें जो स्टोर गैस है उसे बाहर निकालने के लिए ये एक पाइप जुड़ा रहता है जहां से गैस बाहर निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, टैंक में गोबर गैस बनाने के कच्चे पदार्थ प्रविष्ट कराने के लिए एक इनलेट तथा गोबर गैस बनने के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट, जिसे हम लोग स्लज कहते हैं, उसको बाहर निकालने हेतु एक आउटलेट लगा होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो टैंक है इसके अंदर गोबर गैस बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ, जिसमें गोबर, कृषि के अपशिष्ट और जल कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होते हैं, उनको डालने के लिए इनलेट लगा होता है और बचे हुए अपशिष्ट या स्लज को बाहर निकालने के लिए आउटलेट लगा होता है। ठीक है, तो ये पूछ ले क्वेश्चन कि गोबर गैस बनाने के कच्चे पदार्थ कौन से, तो उसमें गोबर, कृषि अपशिष्ट और जल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्लज का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब जो ये हमें स्लज या अपशिष्ट प्राप्त होता है, इसका यूज हम लोग उर्वरक के रूप में भी करते हैं। फिर अपना इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, भारत में गोबर गैस बनाने की तकनीक का विकास किसने किया, तो IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और KVIC खादी एंड ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा किया गया। भारत में गोबर गैस बनाने की तकनीक का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और खादी एंड ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। देखो अपना बायोगैस या गोबर गैस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग इसके PYQ करेंगे। PYQ शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर के ऐसे नोट्स आपको YouTube पर और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सिंपल है, बिल्कुल इजी वे से नोट करते चलो और याद करते चलो, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस चैप्टर से। तो चलो अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और देखो पहला क्वेश्चन जो है वो 2012 और 2004 दोनों में आया है और सेम क्वेश्चन आया है। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, साथ में आप वीडियो को रोककर कमेंट कर जवाब देते चलना, क्योंकि हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है इसको। देखो पहला क्वेश्चन, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। बता दो किस में होती है, मीथेन की होती है। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा कि गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी गैस पाई जाती है गोबर गैस में, पूछ ले तो थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, 2011 में आया हुआ। मेथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। देखो हम लोगों ने वीडियो में किया था कि मेथेनोजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला, पशुओं की आमाशय के रुमेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा अवायवीय गाड्डे कीचड़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा पशु बाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये किया था। देखो इसमें कौन सा आंसर होगा, गंधक की चट्टानें यानी सल्फर की चट्टानों में नहीं, प्रदूषित नदी नहीं, गर्म झरने नहीं, मवेशी बाड़ा, मवेशी या पशुओं का बाड़ा बिल्कुल इसमें जो है मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2002 में आया हुआ है। गोबर गैस संयंत्र में काम में आने वाले बैक्टीरिया, सिंपल है बिल्कुल, कवर कर लिया है, मेथेनोजन या मेथेनोबैक्टीरियम, इनमें से कोई भी दिखे तो टिक करो, आगे बढ़ो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। पहला है देखो, मेथेनोबैक्टीरियम एक वायवीय बैक्टीरिया है जो मवेशियों के रुमेन में पाया जाता है। सही है या गलत, आप लोग बताओ। देखो मवेशियों की रुमेन में मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है, सही बात है, लेकिन ये अवायवीय बैक्टीरिया होता है, वायवीय बैक्टीरिया नहीं होता है। तो पहला अपना गलत है, हम लोगों को सही कथन चुनना है, तो पहला आंसर अपना नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो,
सामान्य गोबर गैस कही जाने वाली बायोगैस शुद्ध रूप से मीथेन होती है। क्या बायोगैस शुद्ध मीथेन होती है? सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी बायोगैस जो है वो शुद्ध मीथेन नहीं होती है। गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाई जाती है। तो बी भी अपना नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि वाहित मल उपचार संयंत्र के सेटलमेंट टैंक में सक्रियत अवपंक अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का एक प्रचुर स्रोत होता है। सही है या गलत? तो देखो, सक्रियत अवपंक की बात आई है। सक्रियत अवपंक कहाँ बनता है बताइए। क्या मैं कह सकता हूँ सक्रियत अवपंक जो है वो द्वितीयक सेटलिक टैंक में बनता है, और द्वितीयक सेटलिक टैंक में जो बहिस्त्राव है वो वायवीय टैंक से आता है। वायवीय टैंक से द्वितीयक सेटलिक टैंक में आता है बहिस्त्राव, और यहाँ पर बची जो या बाहर की गई अशुद्धियों को हम लोग सक्रियत अवपंक कहते हैं। अब देखो, वायवीय टैंक में जो है वायवीय बैक्टीरिया ने ग्रोथ की थी और उन्होंने जो घुलनशील अशुद्धि थी उसको दूर किया था। अब जो ये बहिस्त्राव है इसमें बच गए वायवीय बैक्टीरिया की अशुद्धि। इन वायवीय बैक्टीरिया की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग इसे द्वितीयक सेटलिक टैंक में लेकर आते हैं। द्वितीयक सेटलिक टैंक में इसको अवसादन करते हैं और पेंदे में जमा देते हैं। फिर ये जो सक्रिय अवपंक जो हमें द्वितीयक सेटलिक टैंक में प्राप्त होता है, इसे हम लोग अवायवीय अवपंक संपाचित्र में लेके जा रहे थे। और जहां पर ये अवायवीय अवपंक संपाचित्र में ये जो वायवीय बैक्टीरिया है जो कि अवपंक सक्रिय अवपंक के अंदर है, इनका पाचन कौन कर रहे थे? अवायवीय बैक्टीरिया किया था। तो मतलब इस हिसाब से जो अपना ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मल जल उपचार संयंत्र के सेटलमेंट टैंक के सक्रियत अवपंक अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का एक प्रचुर स्रोत होता है। बिल्कुल इनमें वायवीय बैक्टीरिया प्रचुर स्रोत में पाए जाते हैं, और इन्हें हम लोग जब सक्रिय अवपंक में इस सक्रिय अवपंक को हम लोग ले जाते हैं अवायवीय संपाचित्र में, जहां पर हम अवायवीय बैक्टीरिया जो है वो इन वायवीय बैक्टीरिया का पाचन करते हैं। क्लियर है? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद डी भी देख लो, बायोगैस का उत्पादन प्रणाली अपशिष्ट पर वायवीय बैक्टीरिया की क्रिया से होता है। ये बोल रहा है कि बायोगैस का उत्पादन जो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा होती है। सही है या गलत? गलत है। बायोगैस का निर्माण अवायवीय बैक्टीरिया मेथेनोजेंस या मेथेनोबैक्टीरियम करते हैं। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो सी होगा। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।